हेलो एस्पिरेंट्स, क्या हाल है। लास्ट वीडियो में कुछ पता चला। देखो, पेपर तो अब हो चुका है ना। पेपर अब हो चुका तो जिसने दिया था उसको तो पता है भाई अब स्ट्रेटजी कैसे चाहिए, मतलब क्या मुझे अपनी रणनीति बनानी होगी आने वाले समय के लिए 2024 की, अगर मैं बात करूं। क्योंकि जैसे मैंने पूरी वीडियो में पिछली में बताया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिन्होंने बहुत परेशान किया मुझे, या अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया पेपर में और ये सोचने मजबूर कर दिया कि यार अब तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्वेश्चन हमें सिर्फ 33% करने थे सही, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने पूरा मतलब दिमाग हिला डाला कि यार ये कैसे करना है। क्योंकि कई बार होता क्या है, देखो ये हमारा ना ह्यूमन नेचर है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। होता क्या है कि 2 3 4 क्वेश्चन करने के बाद ना अगर वो क्वेश्चन ना हो तो मेरा एकदम दिमाग हिल जाता कि यार ये तो हो ही नहीं रहे हैं। तो वही पेपर में हुआ था। मैं सारे क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे थे आपके पास, नॉर्मल थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बट जो क्वेश्चन थे ना वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, आज उनके बारे में बात करूंगा मैं, और कैसे डील करना है। मैंने ये देखो टॉपिक वही रखा, वॉस सीसैट 2023 डिफिकल्ट, हाउ टू वर्कआउट ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स आए थे मेरे पास उनको मुझे कैसे डील करना है, आज का मेरा मेन मुद्दा ये है बात करने का। क्योंकि बच्चे अभी भी डरे हुए हैं काफ़ी जिन्होंने एग्ज़ाम देना है। क्योंकि पिटिशंस लगी थी, 100 चीज़ें आई थी, ये है, यहाँ से क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन था, कईयों ने बोला आईआईटी का क्वेश्चन था। तो क्या हो गया भाई, एक क्वेश्चन था ना, बाकी तो क्वेश्चन नहीं थे। 4 क्वेश्चन मुश्किल थे, 5 मुश्किल थे, 10 मुश्किल थे। 10 हो जाएंगे आईआईटी से, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, एक आधा ही था वो भी। वट अबाउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मुझे पहले ये देखना है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहाँ से आए थे और उनको किस हिसाब से मुझे देखना है। फिर मैं उन टॉपिक्स पे भी बात करूंगा जो मेरे आसानी से किए जा सकते टॉपिक हैं। बेसिकली मुझे पेपर में ग्रैब उन टॉपिक्स को करना है सबसे पहले जो आसान है, जहां से नंबर लिए जा सकते हैं। जो मुश्किल टॉपिक है वो सबके लिए मुश्किल ही है, बट जो आसान है वो भी सबके लिए आसान है। अगर आप मुश्किल क्वेश्चंस को देख के आसान क्वेश्चंस का भी कॉन्सेप्ट भूलोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ इसे मूर्खता कहा जाएगा, या इसे लैक ऑफ प्रैक्टिस बोलूंगा, डर का माहौल पैदा करना। तो इस समय अगर मैं इस बच्चों की बात करूँ एस्पिरेंट्स की यूपीएससी, तो उनके भी डर का माहौल है कि यार सी सेट तो हुए, जब जाके मेंस की तैयारी करेंगे, जब जाके हम अपना पेपर देखेंगे आगे का। बट क्या बिना जनरल स्टडी ऑप्शनल को छेड़े मेरी सी सेट की तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। चलिए देखते हैं व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स, व्हाट आर द चैप्टर्स ऑन विच वी हैव टू फोकस ऑन मोर ऑन डेली बेसिस। कि डेली इनको थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन करोगे तो पूरा साल अगर करते रहोगे रेगुलर हमारे साथ, तो बिल्कुल रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। देखिए देखिए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट था ना, जिसके क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे थे क्वेश्चन है कहाँ से, वो था नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी। अब इसके सब टॉपिक्स मेन मेन क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको पहले भी शायद नंबर सिस्टम के जब मैंने लेक्चर्स लिए थे या शॉर्ट्स में भी मैंने आपको बताया होगा। नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है, और यूनिट डिजिट कहाँ से पता चलती है मुझे? यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूँ ना, वो साइक्लिसिटी से पता चलती है। यहाँ से यूनिट डिजिट का पता चलता है मुझे। वो दो फॉर्मेट में आपको इसके क्वेश्चन दे सकता है। या तो पावर दे देगा कि 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, या कोई ऐसा नंबर दे देगा ए बी सी और 4 की पावर समथिंग। तो इस केस में एबीसी का तो कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे यूनिट डिजिट देखना होता है और इसकी पावर देखनी होती है, पावर कितनी है। ठीक है। दूसरा कैसे दे सकता है वो? मुझे बोल देगा भैया कोई नंबर है जैसे 451 इंटू ए बी सी, या ए बी के ले लो, इंटू कोई और बोलेगा इसका यूनिट डिजिट बता दो। तो इस तरह का नंबर दे सकता है, मतलब के कोई नंबर हो सकता है आपके इसमें, मैंने कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं उठाया, मैंने कुछ भी ए बी के 1 2 3 1 4 5 कुछ भी हो सकता है। वो अभी तक 10th डिजिट पे नहीं पहुंचा आपके पास कि भैया इसके बाद बताओ क्या आएगा। ठीक है। तो ये होता है मेरा साइक्लिसिटी के बेस। रिमाइंडर थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई नंबर दे दिया, भाई उसका रिमाइंडर इतना बच रहा है, बताओ अगर मैं उसको उससे डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? समझ आ गई बात? फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल्स बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और अगर मैं बात करूं वैसे इसी में होता है
बेसिकली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में यूज होता है फैक्टोरियल से, तो वहीं पे इसी बात करेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स, वो आपके पास पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर सकता हूँ, ठीक है, वो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे पहुंचा नहीं भी वो, और रिमाइंडर थ्योरम साइक्लिसिटी पे ही है। पावर एंड इंडिसेस, इसमें किसकी बात होती है, इसमें आपकी पावर्स की बात होती है, ठीक है। वैसे सर्च एंड डिस्कस चैप्टर होता है, बट नंबर सिस्टम के अंदर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास डिविजिबिलिटी रूल। भाई कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से, जैसे अभी कल ही आपका पेपर में क्वेश्चन आया भाई एक नंबर 88 से डिविजिबल है, तो बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपके बेसिकली पूछे जाते हैं ठीक है। बट इस बार क्या था, इस बार ऐसा कुछ था, ए बी इंटू सी डी किया, अभी हमने लास्ट क्लास में, इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन देखा था, ठीक है। और मुझे ई और एफ की, ई और आई थिंक एफ की वैल्यू दी हुई थी, तो क्वेश्चन आसान था, बट दैट वाज वेरी लेंथी क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे उसको स्किप कर दो, पढ़ो भी मत, बट जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो उसको ट्राई जरूर करो, क्योंकि अगर उसी टाइम करने आप लग गए और क्वेश्चन सॉल्व ना हो ना, फिर कहीं ना कहीं जाके दिमाग में एक उलझन पैदा होती है कि भाई करना क्या है एक्चुअली में, वो सुध बुध खो जाती है। एग्जामिनर का काम क्या है, एग्जामिनर का सभी, अगर मैं कह रहा हूँ भैया 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, 1 लाख ने पेपर क्लियर कर लिया, तो उस पेपर का क्या फायदा है। एग्जामिनर वांट्स क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, समझ आएगी बात। तो समझिए एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं चाह रहा, वो आपसे कह रहा है अपने बेसिक्स पे काम करो प्लस कॉन्सेप्ट्स पे, बस ठीक है। सोल्यूशन देखिएगा, बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताया मैंने नंबर सिस्टम के, भी 2 लेक्चर से 2 में नंबर सिस्टम करवा दिया मैंने, ठीक, देखिएगा प्लेलिस्ट में होगा। नेक्स्ट है मेरे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, साथ में ही है। देखो इसमें क्या आ सकता है, अरेंजिंग पीपल आ सकता है, डिजिट्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स, लेटर्स एंड कलर्स, अरेंजमेंट आ सकता है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्लैग में कलर्स हैं, उनको कैसे 4 कलर्स हैं 3 स्टेप्स में, कैसे उसको हम अरेंज कर सकते हैं। पिकिंग अ टीम कैप्टन, पिक्चर एंड स्टॉप शॉट फ्रॉम अ ग्रुप, पिकिंग 3 टीम मेंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप, हो ही सकता है। जैसे मेरे को 5 मैन और 4 वुमेन दे दिए, ठीक है, वो कह रहा है एटलीस्ट 1 मैन हैज़ टू बी पिक्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पर्सन, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन 4 पिक करना है मुझे, तो 1 पर्सन, 1 मैन, 3 वुमेन, 2 मैन, 2 वुमेन, 3 मैन, 1 वुमेन और 4 के 4 मैन। तो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पिकिंग अप 2 फेवरेट कलर्स इन ऑर्डर फ्रॉम अ कलर वॉशर, पिकिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस विनर्स, ये भी इसी के अंदर आते हैं। बट बेसिकली जैसे मैंने बताया वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको समझ आ गई बात। तो ध्यान रखना है कि टाइप्स कौन कौन सी पूछ रहा है वो, क्योंकि सारा करके भी नहीं होगा, सारा छोड़ के भी नहीं होगा, बट वी कैन कवर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइप्स, सब मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइप्स। प्रीवियस ईयर तो करना ही करना है मुझे, वो तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, प्रीवियस ईयर तो सारा करना है मुझे, बट उसको छोड़ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ वो मुझे देखना सबसे पहले। सो कुछ ऐसे मेजर पोर्शन है जिनको पकड़ के ना मैं चल सकता हूँ। अभी मुझे पता कंधे झुके हुए हैं, मोरल डाउन है कि नहीं, बट ऐसा कुछ मत करो, बात करो, टॉक टू योर सेल्फ कि हाँ यार होगा। जो 10-12 हज़ार बच्चों ने पेपर क्लियर किया बेटा, वो आप में से ही हैं, वो आप में से ही हैं। हमारे यहाँ कुछ बच्चे, उनका तो हमने क्या रिजल्ट भी नहीं चेक किया, हमें पता था वो कर लें, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना तो उसमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है भैया क्या किया और क्या नहीं किया। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, फूक के कदम रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ध्यान रखिएगा वो चीज़ों को। नेक्स्ट एलसीएम एंड एचसीएफ, देखो बेसिकली एलसीएम एचसीएफ आते हैं, बट इसको आजकल नंबर सिस्टम के साथ यूज किया जा रहा है, इसको आजकल नंबर सिस्टम के साथ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एलसीएम एचसीएफ में कैसे क्वेश्चन आता है, टॉलिंग ऑफ बेल्स। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले सालों में, शायद मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, शायद इसी का था कि 4 लाइट्स हैं, उनको हम एक साथ ऑन कर दें, एक ऑन हो रही है 15 सेकंड के बाद, एक 20 सेकंड के बाद, एक 30 के बाद, एक 40 के बाद। आपने क्या करना था, वो ये पूछ रहे कि अगली बार ये कब होंगे एक साथ ऑन, कब होंगे भाई वो।
इनके एलसीएम पे, इनका एलसीएम लेना, सिंपल सिंपल, समझ आ गई बात। अभी कल ही पेपर में क्वेश्चन आ गया था आपका ईपीएफओ में, कौन सा क्वेश्चन था कि आपके पास एक 100 किलोमीटर के 2 पोल लगे हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या है, पहले पोल पे एक्स और वाई है, पहले पोल पे क्या है, एक ब्लैक और आई थिंक एक वाइट पोल रखा हुआ है, एक कुछ दूरी पे आई थिंक 180 था, एक 360 था। बताओ 100 किलोमीटर में ये पोल कितनी बार एक साथ मिलेंगे। तो ये सिंपल आपके एलसीएम का क्वेश्चन था, एलसीएम लेके 100 से डिवाइड करना था आपने, दैट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, हम किस तरह से समझ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है हम नहीं समझ पा रहे एक्चुअली में कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, दैट इज द मेन रीजन। हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ी नहीं है, हमारे किसी में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट द थिंग इज दैट गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी है उस लैंग्वेज को समझने में जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछी है बस। और वो कैसे समझ आएगी, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस से समझ आएगी, वो मॉक टेस्ट बताएगा, वो टीचर समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने भी सेट नहीं किए, वो एक स्टैंडर्ड है, उसके अराउंड वो क्वेश्चन चले हैं, समझ आ गई बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास जो दिक्कत देता है, मेंसुरेशन को मैंने इंक्लूड किया थोड़ा सा इसमें, 2D और 3D। देखो सबसे पहली बात है 2D और 3D में फ़र्क क्या है। जब मैं 2 डायमेंशनल की बात करता हूँ ना, मैं एरिया रिलेटेड क्वेश्चन बात करता हूँ, एरिया हो गया आपका, सरफेस एरिया होगा आपका, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये सारे क्वेश्चन मेरी 2D में आते हैं, यानी इसको मैं एरिया रिलेटेड क्वेश्चन कहता हूँ। 3D क्या होती है, 3D भी क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है जो एक्स और वाई में लिया जाता है सिर्फ। 3 डायमेंशनल वो होता है जिसको मैं एक्स, वाई और जेड में लेता हूँ, सिंपल सी बात, समझ आ गई बात। तो 2D और 3D का बेसिक इसमें वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस है। मतलब 3D करने से पहले यू मस्ट नो प्रिज्म एंड पिरामिड डायग्राम्स। अब फॉर्मूले जितने मर्जी रट लो, मैं बता रहा हूँ, जब हम अभी 10 तारीख से हमारा कोर्स, अभी 10 तारीख से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी नए बैच की, मुझे पता है बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो ना, फॉर्मूले नहीं याद रखते, रहते नहीं याद, तो क्यों याद, जब रहते नहीं, जो चीज़ याद पता है भूल जाओगे, क्यों याद करनी है। सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है 3D के लिए कि आप लोगों को क्या करना होता है, प्रिज्म और पिरामिड डायग्राम में फर्क, बस। अगर आपको ये पता चल गया भाई प्रिज्म डायग्राम कौन सा है, अगर आपको ये पता चल गया, बस फिर आपकी खुद की विजुअलाइजेशन है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हो, ठीक है। प्रिज्म है कि पिरामिड है। प्रिज्म डायग्राम वो है जो टॉप टू बॉटम सेम रहता है, पिरामिड डायग्राम वो है जिसका टॉप 0 होता है और बॉटम मैक्सिमम होता है, जैसे कोन हो गया आपका, समझ आ गई बात। तो दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनको कैसे मुझे क्रैक करना है। इनकी सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाए ना, देखो मैं एक क्वेश्चन लिखने लगा हूं, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई ना, तो सच बताऊं बेड़ा पार हो जाएगा बस। क्योंकि सीसेट का पेपर इतना वो नहीं था कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कैचेबल था, बट उनके लिए जिन्होंने पिक किए उसके एग्जामिनर के वीक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, एक एग्जामिनर के वीक पॉइंट कौन से और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं। इसका मतलब जो एग्जामिनर के वीक पॉइंट है वो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मुझे वो चीज़ें पकड़नी है जो एग्जामिनर का वीक पॉइंट है, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो मुझे स्ट्रॉन्ग करना ही है, बट मुझे उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके जाना है जो एक एग्जामिनर के वीक पॉइंट है, याद रखिएगा। बिकॉज वही एक चीज़ है जहां से मैं सीसेट का पेपर इजीली निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ, समझ आ गई बात। तो ये माइंड में रखना है कि मुझे उन चीज़ों को तो पहले पिक करना है, बिकॉज पिक वाला पेपर था वो कि आपको लूज पार्ट को पिक करना था। घबराने की तो ज़रूरत थी नहीं मेरे भाई, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, बट जो डरा वो गया, बस ये था थोड़ा सा और कुछ नहीं, ठीक है। सो करिए और आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।